नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं MPPSC लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो कि 1 जून 2025 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगेगा। और आपका ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये जो आने वाले बिहार लाइब्रेरियन, KVS, NVS, EMRS और लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो टाइम से मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें मैं हर वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। लगभग 6 से 7 वीडियो रहेंगे क्योंकि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन हैं तो एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करके बताऊँगा। क्योंकि जस्ट आंसर बता देने से काफ़ी नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए। और समझ में आने के साथ साथ ये जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे दूसरे टाइप के भी, तो इसका आप इसको यूज़ कर सकें इन सारे क्वेश्चनों को। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ना कि जस्ट आंसर देखने से। तो आंसर देखने से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मेन है बात आपके सीखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ पैसिव अटैक टू स्टील अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा जो पैसिव अटैक होते हैं कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए, उसमें से कौन कौन से हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्राउजिंग के थ्रू कर सकते हैं, इन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, वायरसेस के थ्रू हो सकता है और इंटीग्रिटी अटैक के द्वारा हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो उसका सबसे पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो कंप्यूटर से अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन पैसिव अटैक के द्वारा चोरी करते हैं, किसके द्वारा, ब्राउजिंग के द्वारा कर सकते हैं और इन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकंड 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरसेस और इंटीग्रिटी चेक अटैक के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अटैक्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ए फायरवॉल। जो फायरवॉल होती है अटैक को प्रिवेंट करने के लिए होती है। ठीक है, तो किस टाइप के अटैक को जो है फायरवॉल प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है या प्रिवेंट नहीं कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इंटरनल एम्प्लॉय थ्रेट्स को फायरवॉल के द्वारा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। बकाया सारी चीज़ों को इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पूफिंग, राउटिंग अटैक्स और नेटिंग यूजेस, इन तीनों को जो फायरवॉल है प्रिवेंट करता है। ठीक है, इंटरनल एम्प्लॉय थ्रेट्स को वो है प्रिवेंट नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इज फॉर कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब जो ट्रांसमिशन को कंट्रोलिंग करने के लिए पाथ्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल नेटवर्क एंड फॉर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। जो ट्रांसमिशन को कंप्यूटर में जो दो कंप्यूटरों के बीच, जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के बीच या नेटवर्क के बीच जो कनेक्शन ट्रांसमिशन होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है। तो उसको सबसे पहले, जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ट्रांसमिशन, तो उसको क्या, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ से देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज फॉर कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रांसमिशन पैथ्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल नेटवर्क एंड फॉर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। 4 में क्या कह रहा है देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है कंप्यूटर में, उसका इनमें से चारों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनेबल प्राइवेट चैट। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है प्राइवेट चैट को इनेबल नहीं करता है, बकाया सारी चीज़ें करता है। स्पीड अप इंटरनेट एक्सेस, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है इंटरनेट को स्पीड अप करता है, इंप्रूव सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, और वायरस से भी स्कैन करता है कंप्यूटर में वायरस है या नहीं। तो प्रॉक्सी सर्वर के तीनों काम होते हैं, स्पीड अप इंटरनेट एक्सेस, इंप्रूव सिक्योरिटी, स्कैन ऑफ फॉर वायरस। इनेबल प्राइवेट चैट जो है प्रॉक्सी सर्वर का काम नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम होता है उसका एसेंशियल फीचर कौन सा है। इनमें से 4 दिए हुए हैं, चारों में से कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सर्विसेज के, सिस्टम के या सर्विसेज के, सिस्टम ही कहेंगे, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। इसमें से ऑप्शन ए में क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो कॉमन डाटाबेस फॉर ऑल ऑपरेशंस, सपोर्ट फॉर मल्टीपल ब्रांचेस एंड कंटिन्यूस बैकअप, ये तीनों हैं एसेंशियल फीचर है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के। मैनुअल कैटालॉगिंग जो है हर एक लाइब्रेरी का अलग अलग होगा, उसमें इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का कोई काम नहीं रहेगा। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का जो काम होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरियों को मिला के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाता है। उसी के फीचर्स क्या होते हैं, एक कॉमन डाटाबेस होना चाहिए और ऑपरेशंस के लिए, सपोर्ट फॉर मल्टीपल ब्रांचेस एंड कंटिन्यूस बैकअप, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मैनुअल कैटालॉगिंग नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑटोमेशन इन 1936। 1936 में ऑटोमेशन स्वचालन शब्द का जो है प्रयोग, टर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑटोमेशन इन 1936। तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है DS हार्डर सर ने, जो DS हार्डर थे उन्होंने ऑटोमेशन शब्द का 1936 में टर्म का जो यूज किया था। इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क अंडर द सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। इनमें से जो टास्क दिए हुए हैं अंडर द सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में सर्कुलेशन कंट्रोल जो मॉड्यूल होता है उसका कौन सा काम नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 काम होते हैं, 1 काम नहीं होता है। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट अ टास्क। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। बैंडेड डाटाबेस मैनेजमेंट जो है सर्कुलेशन कंट्रोल का काम नहीं होता है। सर्कुलेशन कंट्रोल का काम होता है फैन कैलकुलेशन, यूज़र मैनेजमेंट और इश्यू रिटर्न ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो जो सी है ये सर्कुलेशन कंट्रोल का काम नहीं होता है, बैंडेड डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो होता है पुस्तकालय स्वचालन का क्या एक उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्स नीड कॉस्ट। इंक्रीज नहीं होना चाहिए ना, रिड्यूस होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बकाया जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के जो उद्देश्य क्या होते हैं, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इम्प्रूव यूजर सर्विसेज, एनहेंस रिसोर्स शेयरिंग, ये तीनों होते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम करना, यूजर सर्विस को इम्प्रूव करना और रिसोर्स शेयरिंग को एनहेंस करना। इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट नहीं होता है, डिक्रीज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट होता है। तो
यहाँ पे नॉट पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 8 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन टुक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल इंटाइटल द इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इन 1936। कौन से इंस्टीट्यूशन ने इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को 1936 में स्टार्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस न्यू दिल्ली है, उसने इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1936 में स्टार्ट किया था। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इन 1936 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था, कुछ भी कह सकते हैं, स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली पब्लिश्ड साइंस साइटेशन इंडेक्स रेगुलरली सिंस 1964। जो साइंस साइटेशन इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCI भी बोलते हैं, रेगुलरली सिंस 1964 से कौन पब्लिश करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, द इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया। मतलब जो इंस्टीट्यूट है फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया साइंस साइटेशन इंडेक्स का रेगुलरली 1964 से पब्लिश कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द तालुका लाइब्रेरीज इन द लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ बड़ौदा करस्पॉन्डेंट टू विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इन द कंट्री लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। जैसा कि जो तालुका लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम में बड़ौदा के, वो इंग्लैंड के किस लाइब्रेरी सिस्टम के बराबर होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में ब्रांच लाइब्रेरी चलता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो द तालुका लाइब्रेरीज इन द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ बड़ौदा में चलता है, सेम होता है। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कृषि पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ICAR बोलते हैं। ये नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषि पोर्टल, जो कृषि पोर्टल का है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो ICAR के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू सेंट्रलाइज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू एग्रीकल्चर नॉलेज एंड रिसोर्सेज। जो कृषि से संबंधित ज्ञान और जो रिसोर्सेज हैं उस तक पहुंच करने के लिए ICAR ने कृषि पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ साइटेशन इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यूगन गारफील्ड। जो यूगन गारफील्ड थे, उनके अनुसार जो साइटेशन इंडेक्स का जो मुख्य लाभ क्या है,
जो साइटेशन इंडेक्स होते हैं ना, उनका मुख्य लाभ क्या है इंगिन गारफील्ड के अनुसार। तो इसका जो 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट केस स्टडी ऑफ ईच रेफरेंस। प्रत्येक रेफरेंस का जो है कंप्लीट केस स्टडी हमको प्रोवाइड करता है। क्या करता है? साइटेशन इंडेक्स इंगिन गारफील्ड के अनुसार। क्लियर हो गया होगा, 13 का बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? 14 में देखते हैं। 14 में कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1969। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किया था फॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगस्त इन 1969। 1969 में जो एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम को, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कृषि के लिए जो बना था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किया था? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है रोम में है। ठीक है, तो जो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रिस 1969 को जो है फॉर्म करने के लिए सजेस्ट किया था। क्लियर हो गया होगा, कुछ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बर्लोस SMCR मॉडल। जो बर्लोस का SMCR मॉडल था, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, सोर्स होता है, सोर्स फिर मैसेज फिर रिसीवर। एक सोर्स होता है, उसमें मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है SMCR मॉडल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में वाज द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडेड टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडेड टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम एज लिटरेरी वर्क्स। 1957 में जो कॉपीराइट एक्ट बना था उसको कब अमेंड किया गया था? अमेंड कब किया गया था? टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिटरेरी वर्क्स के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1994 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट को अमेंड किया गया था, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिटरेरी वर्क की तरह प्रोटेक्ट करने के लिए 1994 में अमेंड किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि देखेंगे इंडियन कॉपीराइट एक्ट को कब बनाया गया था? तो 1957 में। 1957 तक करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1994 में अमेंड किया गया था कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिटरेरी वर्क्स के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है हु डिफाइंड द कम्युनिकेशन एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। किसने डिफाइन किया था कम्युनिकेशन को एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन एंड और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स? हु डिफाइंड कम्युनिकेशंस एज एन एक्सचेंज, किसने डिफाइन किया था? कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक्सचेंज होता है। किन किस चीज़ों का एक्सचेंज होता है? फैक्ट्स का होता है, आइडियाज़ का होता है, ओपिनियंस का होता है, इमोशंस का होता है और टू और मोर पर्सन्स के बीच में होता है। ठीक है, तो किसने डिफाइन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर ने कहा था कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस का को एक्सचेंज करने का जो एक माध्यम है। ठीक है, तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, न्यूमैन एंड समर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ सक्सेसर ऑफ टू द
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट 1994। ठीक है, तो कह रहा है कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट 1994 में था, उसके बाद 1995 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था इसको रिप्लेस करने के लिए, सक्सेसर, जो गैट को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था? तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO ने गैट का स्थान लिया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी गैट की, WTO की? 1995 में। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 में बना था। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो रेगुलेशंस होते हैं उनको चलाता है WTO। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड टू कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज। हमको कौन कौन सी स्किल चाहिए हैं जो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करती हों। तो इसका सबसे पहले जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तीनों चीज़ें चाहिए इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉग्निटिव स्किल्स होना ज़रूरी है, क्रिटिकल स्किल्स होना ज़रूरी है और थ्योरेटिकल स्किल्स होना ज़रूरी है। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द बर्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट बर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से मतलब ओरिजिन हुआ है इस बर्ड का, डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर रहेगा उस ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो लैटिन वर्ड है डॉकेरे, DOCERE, उससे डॉक्यूमेंट शब्द का जो है उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है डॉकेरे का टू टीच और टू इन्फॉर्म, मतलब सिखाना, पढ़ाना या इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के डॉकेरे से हुई है, उसका मतलब होता है टीच और इन्फॉर्म। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और आपके जो आगामी लाइब्रेरी, जो बिहार लाइब्रेरियन KBS NBS, जो अभी आपका आगामी बिहार लाइब्रेरियन KBS NBS और UGC नेट जो दिसंबर सेशन आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपको कुछ ना इसमें से जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके जो आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, KBS का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और NBS का भी, और बिहार लाइब्रेरियन का तो घोषणा हो ही चुकी है, तो कभी भी आ सकता है। तो आप एक ही चीज़ नहीं हो पाती स्टूडेंट से, क्या नहीं हो पाता, कंटिन्यूटी। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, आप तैयारी को रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम हो जाता है और फिर आप रह जाते हैं तैयारी अच्छे से नहीं हुई, अच्छे से नहीं हुई। तो इसके लिए आप कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।